अभिवादन है हरबंश नागोके का तभी मीडिया के माध्यम से आपको, और मेरे साथ और भी अभिवादन है जाने माने युवा वकील असीम साहनी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, सवेरे इनके आदरणीय पिता जो जज भी रह चुके हैं, न्याय भी उन्होंने दिया है। जब उन्होंने न्याय दिया था, जब 70 में जब वो जज थे, तो तब जो न्याय की देवी थी उनके पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में तलवार थी। अब भारत सरकार ने और कानून मंत्रालय ने कुछ बदली किया। एक ऐसा सब्जेक्ट था, इसमें कोई माहिर ही बता सकते थे। तो तभी मीडिया ने यही सोचा कि द बेस्ट पर्सनालिटीज एक है साहनी जी। और सवेरे आपने सुना होगा कि अब जो न्याय की देवी है, अब तराजू बराबर होंगे और तलवार की जगह हाथ में संविधान उसके होगा और उनकी आंखें खुली होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। अभी तक तभी मीडिया में जितने कार्यक्रम चलते हैं, दर्शकों को बताया, असीम साहनी जी को बताना चाहता हूं। असीम जी, बहुत धन्यवाद पहले तो आपके आदरणीय पिता का, और उसकी सबसे ज्यादा हमें प्रशंसा मिली है कि एक नई चीज की है। अब एक और नई चीज, और वैसे भी कहते हैं जिस बाप तिस बेटा, आपने भी कमाल कर रखा हुआ है। बहुत सुप्रीम कोर्ट आगे एक से एक केस आपने लिए हैं और अब चर्चा होती है। आपसे चर्चा करते हुए, आपका स्वागत करते हुए जानना चाहूंगा, जो भारत सरकार ने केंद्र ने कानून बना दिया था कि 5 नॉमिनेट एमएलए जो है वो माननीय सब कानून पास होने के बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोनीत कर सकते हैं, और बताया गया कि पूरी तैयारी हो गई थी, कुछ ऐसा लग रहा था, मगर वो अभी सरकार ने रोक लिया। कानून संसद में हो चुका है, मगर अब कांग्रेस पार्टी इसको लेकर 5 जो एमएलए हैं उसके लिए वो लेकर 5 विधायकों को कोर्ट में चली गई है, हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल जस्टिस जम्मू कश्मीर के श्री ताशिर अफसान ने कहा है सोमवार को विशेष खंडपीठ की होगी। अब चूंकि मामला, असीम साहनी जी मुझसे बेहतर, आप तो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, कोर्ट में है, मत दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, जैसे ऑनरेबल ए.के. साहनी साहब ने सवेरे बताया कि जो चेंज हुई है न्याय की देवी पर, अब तभी मीडिया और दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि असीम साहनी जी ये किस तरफ जाएगा और इसके कानूनी पहलू क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मामला ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। थैंक यू सर। आपका जो मैं सवाल समझ पाया हूं वो ये है सर कि जो ये 5 एमएलएस की नॉमिनेशन होनी है, वो जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री रविंदर शर्मा है, उन्होंने जो जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाल दी है, उस जनहित याचिका के आप बारे में जानना चाहते हैं। तो सर मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली आपने आप तो मीडिया में आपको पता ही होगा, ये जनहित याचिका ओरिजिनली रविंदर शर्मा साहब ने, जो पिटिशनर हैं इस केस में, उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, और ये ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से ही लग रही है, क्योंकि वो कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं। उधर सिंघवी साहब जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने मैटर मेंशन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आपको लिबर्टी देते हैं, आप J&K हाई कोर्ट में जाइए, ये हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आना जरूरी नहीं है, क्योंकि अदालत बनी है वहाँ J&K में, तो वहाँ चले जाइए। अब सुनने में आया है, एज पर मीडिया रिपोर्ट, मैंने अपनी आंखों से ना पिटीशन देखी है, ना मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट आया था, पर सुनने में ये आया है कि इन्होंने वो पिटीशन फाइल की, और साथ ही साथ हमारे एक सीनियर एडवोकेट है श्री D.K. खजूरिया साहब, उन्होंने, उनके साथ जो भी उनकी टीम है, उन्होंने ये मैटर मेंशन किया। मेंशनिंग का क्या होता है, मैं आपके जो ऑडियंस है उनके लिए बता दूं, स्पेक्टेटर्स, कि मेंशनिंग होता है जब हम जज साहब के पास, हमारी केस नहीं लगा होता है उस दिन, लेकिन हम जज साहब के पास जाके, बेंच में जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये मैंने एक बड़ा अर्जेंट केस है, वो मैं फाइल किया है, ये कर रहा हूँ, और ये इसकी फाइलिंग स्लिप है, ये मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो जो हमारे पास खबर आई है, जो कि इन्होंने मेंशनिंग की उस दिन मैटर की कि ये मैटर हमें मंडे को लगवाना है, और वहाँ शायद सीनियर एडवोकेट सिंघवी साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, और अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं पूरे देश में, अरविंद केजरीवाल के केस में भी पेश होते रहे, और आम आदमी की तो पहुंच से बाहर है वो, ये तो कांग्रेस पार्टी है तो कर लेती है, आम आदमी की पहुंच से बाहर। उनकी मेंशनिंग की फीस ही एक पेशी की सिर्फ 8 से 10 लाख रुपया है। तो ये समझ के चलना चाहिए कि जब इतने हाई लेवल वकील क्यों किए कांग्रेस ने, इसमें जरूरी ये है कि जो पिटिशन है, इस पिटिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या है, अगर तो हम जम्मू कश्मीर रियासत होते जैसे पहले थे स्टेट, तो जो भी नॉमिनेशन ऑफ एमएलएज होती थी, तब भी आपको याद होगा कि फीमेल लीडर्स या फीमेल लोग, या जिसने कहीं आर्ट में काम किया है, इसमें किया,
तो उन लोगों को नॉमिनेटेड एमएलए बनाया जाता था। वो नॉमिनेशन करता था गवर्नर, लेकिन उसमें और इसमें आज फर्क ये है कि वो गवर्नर जो था वो एक्ट करता था ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बेसिकली द सुप्रीम अथॉरिटी, गवर्नर की डिस्क्रिशन इन अ स्टेट बहुत कम होती है। असेंबली को कब रद्द करना है, डिसॉल्व करना है, सस्पेंड करना है, कुछ लिमिटेड डिस्क्रिप्शन होती हैं। हंग असेंबली में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, रेजोल्यूशन करनी है या चेंज करना, तो ये बहुत लिमिटेड डिस्क्रिप्शन होती हैं। इसके अलावा गवर्नर की एक स्टेट में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती। बट अब हैविंग सेड सो, जम्मू कश्मीर में अब 2019 के बाद पोजीशन चेंज हो चुकी है। वी आर नो लॉन्गर अ स्टेट। अब समझना ये है, वी आर अ यूनियन टेरिटरी। हर पॉलिटिकल आदमी को पता है वी आर अ यूनियन टेरिटरी गवर्नड अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब वो आर्टिकल 239A और डबल ए किसको डील करता है? 239 डील करता है यूनियन टेरिटरीज को, 239A डील करता है पुडुचेरी को और जम्मू कश्मीर को, 239AA डील करता है दिल्ली को। तो अब कहना, बहुत कम यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वरना हर यूनियन टेरिटरी में एलजी होता है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, अब पुडुचेरी में असेंबली है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को भी पुडुचेरी के फॉर्मेट में बना दिया असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी। हम स्टेट नहीं है, हम असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी हैं। अब असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी में भी पावर सारी एलजी के पास रहती है, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होके अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट खोला, सेक्शन 14, 15 पढ़ा, तो ये पाया कि अरे एलजी साहब के पास पावर है नॉमिनेट करने की। अब किसको कर रहे हैं नॉमिनेट? फिर 15A आया, 15B आया 2023 के अमेंडमेंट में। तो पहली नॉमिनेशन करनी थी इन्होंने 2 स्त्रियों की, 2 लेडीज को, क्योंकि अगर लेडीज की कम है तादाद असेंबली में तो एलजी जो है वो 2 लेडीज को नॉमिनेट करेगा। फिर 2000 जब डीलिमिटेशन हो गई तो डीलिमिटेशन कमीशन ने जो रिकमेंड किया, उन्होंने कहा पीओजेके का भी एक आदमी आप ले लीजिए असेंबली में, और आप कश्मीरी पंडित का, जो कश्मीरी माइग्रेंट है, नॉट पंडित, माइग्रेंट वुड इंक्लूड अ कश्मीरी मुस्लिम ऑल्सो, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं आपके माध्यम से जी। तो जो लोग रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के पास अंडर द एक्ट, जो हमारा कश्मीरी माइग्रेंट प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्ट है, वो उस एक्ट में जो कश्मीरी माइग्रेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है और रिलीफ डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो आदमी और एक औरत, तो अब पहली 2 औरतें हो गई वहां से, अब एक आदमी एक औरत आ गया कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से, और एक पीओजेके का। तो ये अमेंडमेंट 2023 में आई कपल्ड विद 2019, तो ये टोटल लोग हो गए 5 में से, जिनमें से 3 स्त्रियां और 2 पुरुष, जिनमें से एक कश्मीरी माइग्रेंट पुरुष, एक पीओजेके का पुरुष, और जो 2 स्त्रियां पहले की चल रही थी, एक स्त्री और आ गई कश्मीरी माइग्रेंट स्त्री। तो इस तरीके से समीकरण बने। अब इशू ये आया कि जब एंटीसिपेट किया कि हंग असेंबली होगी, तो कांग्रेस ने कहा कि अगर नंबर बराबर बराबर रहे, लेट्स से हमारा उनका 40 तक आ गया और हमारा 45 रहा, तो वो जैसे 40 में 5 लोगों को नॉमिनेटेड लोग आएंगे तो वो एमएलए 45 हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये इस सोच को मद्देनजर रख के ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, जो मैं मीडिया रिपोर्ट से देख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पर्सनली कुछ नहीं पता है। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के और जो ऑनलाइन हमारे पास जो लॉ पोर्टल्स की रिपोर्ट आती है वो। अब हुआ क्या कि क्लियर मेजॉरिटी आ तो गई अलायंस को, जिसमें कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा डाउन रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऊंचा रहा। बीजेपी को पीर पंजाल से 5 सीटों की शॉर्टेज गई, 2 सीटें जो यहाँ नौशहरा और वह हमारी गई बनी की, तो ये लगभग जो है वो मेजॉरिटी में आ गए। सतीश जी ने उनको सपोर्ट कर दिया, बनी वाले इंडिपेंडेंट ने उनको सपोर्ट कर दिया, तारागामी साहब की सपोर्ट की लेटर आ गई, तो वो एक सुरक्षित मेजॉरिटी में जाके उन्होंने गवर्नमेंट की चिट्ठी देके फॉर्म कर ली। तो लिहाजा अब गवर्नर साहब को ओवरनाइट नॉमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, जो शोर मचा था कि कल नॉमिनेट हो रहे हैं, परसों नॉमिनेट हो रहे हैं। अब इशू ये हो गया कि नॉमिनेशन तो देर सवेर होनी है, ऐसा तो नहीं कि एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे। अब कांग्रेस ये चाहती है कि हम किसी ना किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना दें इसको, कि ये नॉमिनेशन की पावर किसके पास है। क्या आपको गवर्नमेंट को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेके बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताएंगे हमें ये 2 कश्मीरी माइग्रेंट चाहिए, ये एक पीओजेके का आदमी चाहिए, या ये चाहिए, जैसे होता रहा। आपको पिछला भी याद है कि जब आजाद शत्रु सिंह साहब बने, रमेश अरोड़ा साहब बने और लोग भी बने जब हमारे, तो उनकी भी चैलेंज हुई थी, वो आज भी पिटीशन पेंडिंग है। जब गवर्नर एनएन वोरा साहब ने उनको बनाया था, लेकिन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे बनाया था, सीएम की एडवाइस पे बनाया था। यहाँ अब क्या सीएम की लिखित एडवाइस की जरूरत है या नहीं है, ये कोर इशू है जो कोर्ट में रेज होगा।
ये सेक्शन 14, 15 डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि ये बिजनेस रूल में फॉल नहीं करता है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एलजी है या एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे करना है, ये इशू आएगा। अब पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि आपने अगला पहलू ये पूछा कि कोर्ट में क्या होगा, अब मंडे को बहस होगी, वी डोंट नो कोर्ट किस तरीके से जाएगी, क्या वो लॉ लेकर आएंगे, लेकिन जितना लॉ मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, कि क्योंकि हम अब स्टेट नहीं है, हम यूनियन टेरिटरी हैं, तो आपको इमीडिएटली रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देखना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे लिए आज की डेट में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है। जो जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो गई, अब जे.एंड.के हर मामले में गवर्न कैसे होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट जो लग रही है वो यूनियन टेरिटरी को लगती नहीं, तो यूनियन टेरिटरी के लॉ कैसे आएंगे? यूनियन टेरिटरी के लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हमें पढ़ना पड़ेगा, रेड विद अमेंडमेंट्स ऑफ 2023। हर जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, और ये मैं आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कह दूं, क्योंकि ना मैं अभी उस पक्ष की तरफ से हूं, ना मैं उस पक्ष की तरफ से हूं, और हो सकता है कि आगे जाके किसी एक पक्ष की तरफ से आ भी जाऊं, लेकिन मेरी अपनी जो स्टडी कहती है, जो अभी तक की रिसर्च कहती है, मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या इंडिया में ऐसे कभी पहले हुआ है कि किसी यूनियन टेरिटरी में नॉमिनेशन होनी हो एमएलएस की, वो नॉमिनेशन का कभी झगड़ा पड़ा हो? क्योंकि हर वकील इसी तरीके से सोचता है कि आज से पहले कभी हुआ है और क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने हुआ है। तो मेरी रिसर्च से मुझे पता चला कि जब किरण बेदी जी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उन्होंने 3 एमएलए पुडुचेरी में ऐसे ही नॉमिनेट किए बिना चीफ मिनिस्टर की मर्जी के। वहां पर भी वो चैलेंज हुआ मद्रास हाई कोर्ट में, क्योंकि पुडुचेरी के बाद अपना हाई कोर्ट नहीं है, जैसे अपना हाई कोर्ट नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यस। पुडुचेरी के मुकदमे जाते हैं मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में जजमेंट डिलीवर की है एक, वहां के उस वक्त खंडपीठ था, चीफ जस्टिस थे, साथ में जो भी थे, उस डिवीजन बेंच ने जजमेंट डिलीवर किया होल्डिंग दैट एलजी हैज ऑल द पावर्स इन हिज डिस्क्रिशन टू नॉमिनेट द एमएलएस। तो ये आ गया एक लीगल पहलू। फिर ये जो फैसला है मद्रास हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो वो भी फैसला मैं पढ़ रहा था। तो मीनिंग देर है कि कोई खास रिजल्ट नहीं आ पाया। हाँ, दिल्ली के मसले में भी गया था, जहां दिल्ली में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो सुननी है आपने, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसर उसको पूछ के चलेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए तो खुद चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे पास लिमिटेड पावर्स हैं, वी डोंट। पहले देखिए हम कहां से शुरू हुए, हम जम्मू कश्मीर जब ओरिजिनेट हुआ तो शुरू में एक स्टेट था विद अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब फुल ऑटोनॉमी 1953 से पहले, उस इसीलिए प्री 53 कहते थे, फुल ऑटोनॉमी, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, डिफेंस, कम्युनिकेशन और जो ऐसे थे वो सेंटर के पास, वो सेंटर के पास थे, बाकी सारे हमारे पास थे। हमारे से मतलब है असेंबली कानून बनाती थी। फिर धीरे धीरे पोस्ट 53 आ गया, सदर रियासत खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आ गया, और ऐसे ही लो डाउन होते होते हम कहाँ आ गए, एक नॉर्मल स्टेट की तरह विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑटोनॉमी, जिसे आप 370 कहते थे, 35A कहते थे, बाहर का आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता, बाहर का आदमी ये नहीं कर सकता, तो लॉट मेनी प्रोटेक्शंस। और मैं ये समझ रहा हूँ, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, मुझे क्या नुकसान है, मैं दिल्ली में भी नौकरी कर सकता हूँ, को खारिज करके इसको चेंज। दर्शकों, थोड़ा सा व्यवधान पड़ा है कम्युनिकेशन की वजह से, मगर असीम सानी जी फिर लाइन पर आ गए हैं। असीम सानी जी, थोड़ा सा कोई दिक्कत आई थी, आई थिंक इट हैज बीन ओवर, और अभी आपको दर्शक फौरन सुन पाएंगे। ये देखिएगा, असीम सानी साहब आप जुड़ गए हैं जी। असीम जी अपनी बात जारी रखें सर जी। मैं ये बता रहा था सर कि हम प्री 53 से शुरू हुए। पहला फेज आया जब 53 में आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय मींस ऑफ अथॉरिटी, आपने 53 के जो भी प्राइम मिनिस्टरशिप, सदर रियासतशिप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो खत्म कर दिया। चलिए मान लिया, हो गया खत्म। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, हम आते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट विद बेटर ऑटोनॉमी देन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। वी वर नॉट लाइक एनी अदर स्टेट, हमारे पास ज्यादा ऑटोनॉमी थी, ज्यादा पावर थी, अपने कानून बनाने, अपनी सीआरपीसी, अपनी सीपीसी, अपनी आरपीसी, अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा कानून लागू करना है, कौन सा नहीं करना, क्या लैंड लॉज बनाने हैं, क्या नौकरी को लेकर बनाने। तो देवर सेट ऑफ लॉज जो हमें खुद को ही पता होते थे। और सबसे बड़ी बात है, जे.एंड.के के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, अपनी आईन ने जम्मू कश्मीर थी। जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम इसको खत्म करेंगे, एक संविधान, एक विधान, एक झंडा, ऐसे सब कुछ, चलिए उन्होंने खत्म किया, अपने एजेंडे पे कायम रहे। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को
ये एक जिसे रिफॉर्म कहते हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म लाके उन्होंने बराबर कर दिया। अब सवाल यह है कि बराबर नहीं किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को डाउनग्रेड कर दिया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ नॉर्मल स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, हम पंजाब हिमाचल के बराबर रहे, थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहे, हमें डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दी। अब यूनियन टेरिटरी हिस्सों में बांट दिया। यस, और वो भी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। यूनियन टेरिटरी का क्या कंसेप्ट होता है? जो छोटे छोटे आइलैंड, छोटी जगहें होती हैं जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होती है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बन गया क्योंकि डिस्प्यूट थी चंडीगढ़ को लेके पंजाब और हरियाणा में, तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसमें पंजाब बना, हरियाणा बना, हिमाचल बना और चंडीगढ़ बना। तो ऐसे करके एक बड़े पंजाब को काट के बना दिया। ऐसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो आपने उत्तर प्रदेश को काट के उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बना दिया। ऐसे ही आया तो झारखंड बिहार से कट गया, छत्तीसगढ़ कट गया। अभी लेटेस्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है। लेकिन किसी भी स्टेट को जब आप 2 स्टेट्स में डिवाइड करते हो, उसको नॉर्मल 2 स्टेट बना देते हो, 2 हाई कोर्ट बना देते हो, 2 चीफ मिनिस्टर दे देते हो। यहाँ हमारे साथ क्या किया गवर्नमेंट ने कि हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया विद एन अश्योरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत हुआ, कोई स्ट्रैटेजी रही होगी, अश्योरेंस दे दी सुप्रीम कोर्ट में भी, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी, पार्लियामेंट में ये कह दिया कि नहीं आपको बड़ी जल्द रियासत का दर्जा मिल जाएगा। वो कब मिलता है? आज मिलता है, 2025 में मिलता है। कोई कह रहा है नहीं जी इस सत्र में आ जाएगा, कोई कह रहा है 2025 में आएगा, कोई कह रहा है विंटर सेशन में आएगा। अभी हमें पता नहीं है, वो आएगा तो आपके साथ तब हम फिर बैठ जाएंगे डिबेट करने के लिए, अब कानून क्या बना हमारे लिए। लेकिन आज जब हम यूनियन टेरिटरी हैं तो यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी वाले कानून ही लगेंगे, हमें अब स्टेट के कानून नहीं लग सकते। तो यूनियन टेरिटरी के कानून अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 15 के मुताबिक चला जाए, 15A के मुताबिक चला जाए, तो मेरे मुताबिक इनको कांग्रेस पार्टी की जो याचिका है इसमें मुश्किल आएगी टू प्रूव कि ये एलजी की पावर्स नहीं है। ये मेरी मुताबिक है। आगे कोर्ट क्या व्यू लेती है, वो क्या आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। एक कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के मेरे जैसे स्टूडेंट को, या जो लोग लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको इंटरेस्ट है, ये बेसिकली आप कह सकती हैं दिस इज गोइंग टू बी हिस्ट्री इन मेकिंग। क्योंकि अब 2 मुकदमे ऐसे आ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन एंटरटेन कर ली हमारी स्टेटहुड के बारे में, तो एक वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, तो इलेक्शन हुए थे 30 सितंबर से पहले हमारे यहाँ। बिल्कुल सितंबर। अब दूसरी स्टेटहुड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन कर लिया, यहाँ अब ये आ गया जो एलजी साहब की पावर्स के बारे में आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी डिबेट, जिसमें बड़े बड़े स्टॉलवर्ड वकील पेश होंगे, हर बंदा अपना पक्ष रखेगा। ये मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट डिस्कस होगी, हमारे और पुडुचेरी में क्या फर्क है, क्या पावर्स हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं आपके सारे दर्शकों को ये बता दूं, सारे स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को बता दूं कि कब अदालत का फैसला इधर हो या उधर हो, इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो, एलजी के फेवर में हो, कांग्रेस के फेवर में हो, क्योंकि अब कांग्रेस नहीं है, अब अलायंस गवर्नमेंट है इनडायरेक्टली, जो चाहती होगी कि एलजी साहब के पास पावर ना रहे। और एलजी साहब की तरफ से कौन वकील पेश होगा जो कहेगा नहीं एलजी साहब के पास पावर रहे। देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि गवर्नमेंट जब अपना वकील एडवोकेट जनरल पेश करेगी, वो गवर्नमेंट का वकील होता है। अब वो पक्ष एलजी के फेवर में रखेगा कि गवर्नमेंट के फेवर में रखेगा, या अलायंस के फेवर में रखेगा, या न्यूट्रल रखेगा। और एलजी साहब का कौन वकील पेश होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होगी जिसमें जाके ये पता चलेगा हमें कि अब इवन मतलब मैं कहता हूं अगर कांग्रेस का पक्ष हार जाता है 2 मिनट के लिए, जो कि अभी तो परसों होने नहीं वाला है, जो होगा लंबे पे मतलब काफी समय लगेगा इस पिटीशन को डिसाइड होने में, लेकिन अगर हार भी जाता है तो गवर्नमेंट कोई खतरे में नहीं गिरेगी। ये नहीं है कि बीजेपी के बाद अगर 5 सीटें सारे बीजेपी के लोगों के 5 लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाता है तो बीजेपी एकदम ऊपर आ जाएगी, ऐसा कोई नहीं। जो खतरा था वो खतरा टल चुका है। अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, अब सिर्फ वो डिबेट कानून की रहेगी। जब तक हम यूनियन टेरिटरी हैं ऐसी डिबेट रोज बनेंगी। तो लगभग परसों जो मैं भी कोर्ट में एक ऐसा ही मैटर आर्ग्यू कर रहा था, जो लैंड ग्रांट रूल बने पिछले दिनों, जहां कमर्शियल लीजेस सारी खत्म कर दी थी एलजी साहब ने, मैंने परसों कोर्ट को यही गुहार लगाई कि सर एलजी इज नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ सेपरेट थिंग, एलजी इज अ सेपरेट थिंग। एलजी को गवर्नमेंट की पावर्स, कोई रूल मेकिंग पावर एक्सरसाइज करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसेंट चाहिए होती है हर बात पे, क्योंकि यहाँ तब असेंबली डिसॉल्व थी। अब तो असेंबली आ गई, अब चीफ मिनिस्टर आ गए, तो अलग से उनका पावर्स तो उनके बाद आ गई है गवर्नमेंट की। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द गवर्नमेंट, बट एलजी अलोन इज नॉट गवर्नमेंट। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हम स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, हमें बहुत मजा आता है ये समझने में। छोटी छोटी बारीकियां और पेचीदगियां कानून की हैं। तो ये जो भी आपके माध्यम से लॉ का बच्चा सुन रहा है, या जो पढ़ना चाह रहा है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इंटरेस्ट रख रहा है, ये बहुत ये डिबेट एक देखने वाली डिबेट होगी।
कि ये मंडे को मुझे लगता है खचाखच कोर्ट भरी होगी। अगर फिजिकली वकील पेश हुए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी होते हैं हमारे यहाँ, किसका बेंच होगा क्या होगा, लेकिन मंडे को ये देखने वाली डिबेट होगी जो कोर्ट में होगी। असीम सानी जी, बहुत शानदार जानकारी, आप बहुत ज्ञानवर्धक बातें जो है एक युवा, तो मैं आपको युवा बोलूंगा कि बहुत युवा वकील के नाते आप दे रहे हैं। दर्शकों के लिए भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने थोड़ा इशारा पहले ही कर दिया कि एलजी साहब जाएंगे तो एलजी साहब को कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं, उनके वकील होंगे। जैसे धारा 370 का था तो पूरी जो सवेरे ए सानी साहब आपके ऑनरेबल फादर भी बता रहे थे, अब हर चीज जो पारदर्शिता हो गई है, कितने घंटे चला, कैसे कोर्ट में हुआ। जानना चाहूंगा मीडिया के लिए भी, क्या इसको मीडिया पूरी तरीके से वहां कवर कर सकता है? और जैसे आपने कहा, स्वाभाविक बात है कि कोर्ट खचाखच भरा होगा, बड़े बड़े अच्छे जाने माने वकील भी आएंगे, तो उसमें मैं आपकी नॉलेज चाहूंगा, ज्ञान आपके पास है कि क्या उसमें मीडिया आगे जा सकता है, या ऐसे केसेस हैं कुछ ऐसे, क्या ऐसा इज पॉसिबल? सर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स को अमेंड करके लाइव स्ट्रीमिंग परमिट की हुई थी। आज ही इनफैक्ट ऑर्डर हुआ है कि उनकी हर कोर्ट लाइव स्ट्रीम पे रहेगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट, जहां पर ये बड़े बड़े मुकदमों की सुनवाई होती है, लाइव स्ट्रीमिंग पे चलती है पूरा दिन। आप कुछ कोर्ट्स हैं गिनी चुनी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब आज के बाद शायद सारी कोर्ट्स होंगी, आप ऑन करके लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, उनके बाद रिकॉर्ड रहता है, आप वो चीज कट पेस्ट कर सकते हैं, उतना सा इशू चला सकते हैं, वो सारा दिन लाइव स्ट्रीमिंग रहती है। मेरा केस जम्मू में है, मैं देखना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, मैं बटन दबाऊंगा, देख सकूंगा। ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा गुजरात हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कुछ कोर्ट तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे या लाइव स्ट्रीमिंग पे रहती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट अभी इस एडवेंचर में लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं गई। अब क्यों नहीं गई है मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां उनके पास शायद सिस्टम नहीं है। हम लोग ऐसे ई कोर्ट्स हैं, हम लोग वर्चुअल मोड पे आपस में बहस कर सकते हैं, जैसे आप और मैं अभी कैमरे पे कंप्यूटर पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये हम कोर्ट में कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन आम दर्शक या आम जर्नलिस्ट अगर सुनना चाहे कि कोर्ट में क्या हो रहा है, उसको फिजिकली कोर्ट में आना पड़ेगा, और कोर्ट में कैमरा अलाउड नहीं होता। मैं आपको आपके माध्यम से बता दूं, कैमरामैन बाहर रहते हैं, आप अंदर बैठेंगे, आप अपने कान से सुनेंगे, बाहर आके ब्रीफिंग दे सकते हैं, या आप मेरे जैसे किसी दोस्त को बुला सकते हैं अपने पैनल पे कि भाई आज क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, किसका क्या पक्ष था, जैसे जो पुराने जमाने की रीत है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा कि क्या ये राइट ऑफ द पीपल नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, एंड पीपल हैव अ राइट टू स्टे इन्फॉर्म्ड कि नो कि कोर्ट में क्या हुआ, कांग्रेस के वकील ने क्या बोला, या रविंदर गुप्ता शर्मा साहब के वकील ने क्या बोला, एलजी साहब की तरफ से कौन सा वकील पेश हुआ, उसने क्या बोला, एडवोकेट जनरल किसकी तरफ से आया, गवर्नमेंट की तरफ से आया, एलजी की तरफ से आया, तो उनके तरफ से क्या सॉलिसिटर जनरल आ रहा है, अटॉर्नी जनरल आ रहा है। तो ये जो बड़े बड़े योद्धाओं का जो जो जैसे कहते हैं ना वहाँ युद्ध होगा, तो वो युद्ध जो है हर इंसान देखना चाहता है, वरना कोर्ट में तो खचाखच भर जाएगी, कोर्ट शायद अलाउ हो ना हो, परमिशन मिले अंदर आने की, तो वो देखने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अगर कोई पिटीशन कोई भी फाइल करे, आप में से पत्रकार या चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दो, तो मे बी चीफ जस्टिस साहब उस केस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग परमिट भी कर दें, लेकिन अभी आज तक हुई नहीं है जम्मू कश्मीर में लाइव स्ट्रीमिंग। आगे फ्यूचर में तो होगी, ये तो हम कह सकते हैं फ्यूचर में 100% होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये सवाल पूछा है, तो अगर आप इनिशिएटिव लें, चीफ जस्टिस साहब को एप्लीकेशन दे दें कि सर हम ये केस को कवर करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पे देखना चाहते हैं, तो मे बी अलाउ भी हो जाए। यही सबसे बड़ा लाभ असीम सानी जी पत्रकारिता में होता है। आप जैसे योग्य वकील ये चीज जब जानकारी देते हैं और कहा जाता है मीडिया में बात आती तो दूर तक जाती है, और चूंकि ये आपने का एक अधिकार है हमारा मीडिया का जनता को जागरूक करने का, और उसमें आपने सोने पे सुहागा कर दिया। मुझे पिछले याद है आपके साथ किया था बात, सब्जेक्ट पे चले, उसमें एक बहुत नुक्ता आपने शानदार किया था, जो ऑनरेबल वकीलों साहब की ड्रेस के ऊपर आपने बहुत अच्छी शानदार बात की थी, वो बहुत अच्छी चली। सुबह जैसे न्याय की देवी की बात हुई तो उसमें ए.के. सानी सर ने, जो आपके ऑनरेबल फादर हैं, वी गॉट अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, ही इज आल्सो गुड माय फ्रेंड, वो हमें ऐसी ज्ञानवर्धक बातें देते रहे। सोने पे सुहागा आप कर देते हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। ऐसे ही बस आपसे अंत में धन्यवाद देते हुए आपसे आश्वासन ये चाहूंगा, जब जब चौथे प्रहरी को आपकी आवश्यकता बनेगी, चाहे इस तभी मीडिया में या हमारे बहुत से और कोलीग हैं, और हमारे तो आपको पता है कि अपना असीम जी बहुत नेशनल, जो हमारे आपने जैसे देश भर में देखा, नेशनल बहुत से पत्रकार हैं, उन्होंने यूट्यूब में या सोशल मीडिया में किया, एंड इट इज गोइंग ऑन वेरी पीएलई का भी प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया, और आप जैसे साथी हैं, सो आई विल से थैंक्स अ लॉट। और मुझे उम्मीद है जब भी जरूरत होगी आप हम लोग को ऑब्लाइज करेंगे,
आपको धन्यवाद देते हुए दर्शकों से भी लेंगे इजाजत। सोमवार को फिर कहीं ना कहीं आपसे बात लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। असीम जी जरूर। नमस्कार। दर्शकों, यही कार्यक्रम की समाप्ति। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।